और हम बात करेंगे वक्फ की माफियागिरी कल से नहीं चलेगी। जी हां, तो आज यूपी मांगे उत्तर में यही हम बात करेंगे। तो वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग बिल के समर्थन और विरोध में सियासी दलों ने व्हिप जारी कर दिया है। सपा, कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के दल बिल के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि मुस्लिमों को लूटने वाला बिल है, मस्जिदों पर कब्जा करने वाला बिल है। तो वहीं एनडीए दलों का कहना है कि बिल मुस्लिमों के हित वाला साबित होगा। इससे वक्फ बोर्ड में बैठे भूमाफियाओं से छुटकारा मिला। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए और ये आज के ज़माने के हालात और तकाज़े हैं। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया। हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है। आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हरगिज़ इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। तो वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है, ये बिल जो आम मुसलमानों के फायदे का है, ये बिल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। तो चलिए हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे जिस पर हम बात करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर कौन कर रहा है गुमराह, पहले ये जान लीजिएगा। पहला सवाल ये है, और वक्फ संशोधन बिल पास तो किसके एजेंडे पर चोट है? और कल वक्फ का चैप्टर क्लोज तुष्टीकरण पर चोट। तो वक्फ बोर्ड को लेकर आपको बता दें, बहुत सारी बातें करेंगे। जब संशोधन हो जाए तो कहीं ना कहीं वक्फ पर अब बदलाव क्या क्या होगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए, और जो विवाद है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जमीन के दावे के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील, ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी। पहले ये था, आपको बता दें, मौजूदा कानून है, ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं देता किसी भी जमीन पर मस्जिद, वक्फ संपत्ति। वक्फ बोर्ड में महिला, अन्य धर्मों को एंट्री नहीं थी, ये था पहले। अब क्या हो जाएगा बिल में, जो अभी बताया जा रहा है, अभी तो ऑन टेबल होगा तो पता चलेगा और चीजें। अब ये होगा कि अब जो होने जा रहा है, मौजूदा कानून में क्या क्या बदलाव होंगे आप बात है। ट्रिब्यूनल के बाहर अपील का अधिकार होगा। रेवेन्यू कोर्ट, सिविल, आपको बता दें कि उस पर भी आप जा सकते हैं, यानी रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट तक आप जा सकते हैं। थोड़ा नंबर गेम समझिए। लोकसभा में 293, जरूरत है 272 की। अगर आपको ये वक्फ बिल संशोधन जो हो रहा है उसको अगर पारित कराना है तो ये स्थिति बन रही है। राज्यसभा में 115, मनोनीत 6 और जरूरत है 119 की। तो यहाँ ये लग रहा है कि एनडीए आसानी से लोकसभा, राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लेगी और बिल पारित हुआ तो कानून बनेगा। तो आज यही मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि जो सवाल हमने बता दिए और क्या क्या कुछ खास है वो भी बता दिया। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है जल्दी से हम बता दें। आनंद दुबे प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, अनूप सांडा है हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, असरार अहमद है मौलाना है, आप हमारे साथ जुड़ गए, और निजाम खान है मुस्लिम स्कॉलर है। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत असरार अहमद साहब आपसे करना चाहूंगा। असरार अहमद साहब, वक्फ संशोधन बिल कल ला रहा है, कोई ऐतराज है क्या और क्यों ऐतराज?
वक्फ बिल पे किसी आम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं है। जो दरगाहें हैं वो महफूज हैं, उसको नहीं बदला जा रहा है। जो मस्जिदें हैं उनको नहीं बदला जा रहा है। वक्फ में परेशानी वो ऐसे जैसे लोग हैं या अखिलेश यादव जैसे लोग हैं या वो अन्य लोग हैं, इनको परेशानी ज़्यादा है। या जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए हैं या अदर की ज़मीनें बताकर वक्फ में दर्ज करवा लिया है। सरकार ये चाहती है कि आम मुसलमानों को बेहतर शिक्षा मिले और शिक्षा मिलने के तरीक़े यही हैं कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उन पर कॉलेजेस बनाए जाएं, यूनिवर्सिटीज़ बने और स्कूल जैसे, और उसके अलावा जैसे हम मान लें कि स्वास्थ्य के तहत अगर कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो उससे कौम में सुधार पैदा होगी शिक्षा से और कौम में एक जागरूकता भी आएगी। मैं मानता हूं कि ये बिल जो है स्वागत योग्य है, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। ठीक है। निजाम साहब, निजाम खान मुस्लिम स्कॉलर है, उनसे भी मैं पूछ लेता हूं। असरार अहमद साहब, तो निजाम साहब कह रहे हैं कि अच्छा है, स्वागत योग्य है और इसमें गलत क्या है? निजाम साहब, आपको एतराज है? नाजिम खान है, नाजिम जी, नाजिम खान साहब, मैं माफ कीजिएगा, मैं नाम चेंज कराते हूं। नाजिम साहब लिखिएगा जरा उनका। जी नाजिम साहब। देखिए, बिल्कुल हम लोगों को बड़ी आपत्ति है वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से संशोधन की बातें करी जा रही है। हम लोगों को आपत्ति है। हम लोगों की आपत्ति यह है कि हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत को किस तरीके से घेरा जा रहा है, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर जी चलिए, नाजिम साहब का लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। अनूप सांडा जी हमारे साथ जुड़े। अनूप जी, आप समाजवादी पार्टी खुलकर विरोध कर रही है, सर, आप लोगों का क्या ऐतराज है? हमको इस सरकार की नीयत पर यकीन नहीं। ये सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वोट की राजनीति के लिए तमाम ऐसे नियम कानून और फैसले ले चुकी है जिनका बाद में देश को बड़ा दुर्गामी और हानिकारक परिणाम भुगतना पड़ा। जैसे यही सरकार थी जो 2016 में नोटबंदी लाई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन के अंदर हम पूरे देश को एकदम राम राज्य ला देंगे, यहाँ सारा काला धन समाप्त कर। काला धन तो समाप्त नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी, जनता को अलग से परेशानी हुई। जीएसटी लाई गई तो कहा गया कि साहब इससे व्यापारियों को इतना लाभ हो जाएगा कि व्यापार आसान हो जाएगा। आज व्यापारियों की क्या हालत है इसको पूरा देश जानता है, व्यापारियों के दिल से पूछिए। अब हमारा ये कहना है कि सरकार अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे के तहत अल्पसंख्यक समाज को अपमानित करने के लिए, उनकी भू संपत्तियों को वक्फ की येन केन प्रकारेण अपने कब्जे में लेकर के अपने पूंजीपति मित्रों को बांटने की नीयत से, और देश में जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि न्याय का शासन चले, सब नागरिकों को, हर धर्म के नागरिकों को बराबर के अधिकार हो, उनके ऊपर अपनी तानाशाही थोपने के लिए बिल ला रही है। नहीं, अनूप सांडा साहब, देखिए आपने बहुत सारी खामी बताई। एक बात पूरी हो। अभी जेपीसी की चर्चा हुई है। जेपीसी में पक्ष के भी सांसद थे, एनडीए के भी सांसद थे, विपक्ष के भी सांसद थे। एनडीए के सांसदों ने 14 सुझाव दिए, वो 14 के 14 शामिल कर लिए गए। विपक्ष के सांसदों ने 44 सुझाव दिए, एक भी सुझाव आपने नहीं शामिल किया। साहब, क्या विपक्ष के सांसद इतने नासमझ हैं? जेपीसी फिर बनती क्यों है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के जो माननीय मंत्री जी हैं, किरण रिजिजू जी, जिन्होंने बड़े गौरव से एक बार यह ऐलान किया था संसद में कि गोमांस खाता था, गोमांस खाता हूं और गोमांस खाता रहूंगा, वो किरण रिजिजू जी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे के ऊपर चल करके सरकार के पूंजीपति। अनूप जी, अब वो ठीक है। अनूप जी, अभी देखिए टेबल हो गया है कल ये बिल, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। आप ये तो बताइए कैसे मुस्लिमों की जमीन छीन ली जाएंगी? एक आध दो पॉइंट तो बताइए, क्योंकि कुछ चीजें तो बाहर आ गई हैं, दिख रहा है कि, लेकिन आप ये तो बताइए कैसे इनकी जमीनें सरकार कब्जे में कर लेगी और कैसे वो दूसरे अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देगी? सरकार के लिए कोई मुश्किल काम है क्या? 16.5 लाख करोड़ रुपया अपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, अंबानी अडानी जैसे बड़े घरानों का। क्या इस सरकार के लिए कोई रास्ता बनाने में दिक्कत है क्या? आपको लगता है सरकार इतनी मर्यादित और इतनी
लोकलाज वाली सरकार है कि इसको जनता के बीच में उसकी क्या छवि बनेगी? सांडे साहब, कोई तो लचर बिंदु तो बताइए ना कि इस तरीके से जमीन कब्जा लेंगे। लचर बिंदु का सवाल यह है कि इसके पहले भी तमाम वक्फ के काम होते थे। आज आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपको एक वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के सदस्यों को भी शामिल करने की जरूरत लग रही है? हमारा ये मानना है कि सरकार ये के प्रकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है। नहीं, ठीक है सर, मैं अनूप सांडा जी जो पढ़ रहा था उसमें तो ये था कि चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, सारी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन होगा, और अगर अब मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी कि महिलाएं को शामिल कर लेंगे, अगर उस पर भी आपको आपत्ति है, ये भी गलत है। ठीक है, हाँ, एक बड़ा बिंदु आपने उठाया कि गैर मुस्लिम 2 सदस्य होंगे, उस पर एक है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। अनूप सांडा जी, जी अनूप जी, मैं आपके जवाब ले लूं आपकी बातों का? अनूप जी, ठीक जी। दुबे साहब, सुन लिया आपने अनूप सांडा जी को? हाँ, मैंने सुन लिया। देखिए, मैं पहले इनके कुछ प्रश्नों का जवाब दे दूं, उसके बाद फिर मैं बात करूं। गैर मुस्लिम से इन्हें दिक्कत है कि गैर मुस्लिम कैसे वक्त में रह सकता है और गैर हिंदू कुंभ मेला करा सकता है आजम खान के रूप में, तब इन्हें कोई दिक्कत। ऐसे बहुत से उदाहरण। इन्होंने कहा कि हर धर्म के लोगों को बराबर का हक होना चाहिए। हम तो कह ही रहे होना चाहिए, इसीलिए तो कह रहे हैं समान नागरिक संहिता ले आइए, हर धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून हो जाएगा, एक ही तरह से सारी सिविल राइट्स जो है वो डिसाइड होंगे। परंपराएं आपकी रहेंगी, लेकिन कानूनी जो पद्धति होगी वो पूरे देश में एक जैसी। फिर आप चिल्लाना शुरू करते। 3 तलाक जैसी, अनूप जी आऊंगा आपके पास, अनूप सांडा जी लूंगा जवाब। 3 तलाक जैसी घृणित व्यवस्था जब खत्म हो रही थी तब भी समाजवादी पार्टी को बहुत तकलीफ थी। मुस्लिम महिलाएं खुश थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत दुखी थी। अब मैं आता हूं वक्त। देखिए, अभी कल ये बिल टेबल होगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, जो पॉइंट पर आप बात करना चाहेंगे हम उस पर जवाब देंगे। आपसे सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन चूंकि आप डिबेट से भी भागते हैं, आप सुझाव से भी भागते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे CAA था, ये नागरिकता देने का कानून था, आपने झूठ फैलाया कि ये नागरिकता लेने का कानून, ये नागरिकता छीनने का कानून। आपने इस पूरे देश में झूठ फैलाया। अब मैं आता हूं वक्त पे फिर से। कुल 40,000 केसेस जो है ना जयप्रकाश जी वक्त के खिलाफ जो है वो चल रहे हैं, लंबित। उनमें से 9,900 केस जो है वो मुसलमानों ने ही कर रखे, यानी 24%, करीब 24%। उन्होंने ही कहा कि वक्फ ने हमको पीड़ित किया है, हमारी जमीनें छीन ली है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, केरल में 600 ईसाई परिवारों ने कहा कि वक्फ ने हमारी जमीनें छीन ली हैं, केस अभी तक पेंडिंग में ट्रिब्यूनल में। पुणे में 135 मुस्लिम परिवारों ने कहा कि वक्फ ने हमारी संपत्ति ले ली, अभी तक केस पेंडिंग है। कर्नाटक के विजयपुरा में 1000 एकड़ जमीन किसानों से वक्फ ने हथिया ली, अभी तक मामला पेंडिंग। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज ही पीड़ित है। मुस्लिम समाज ने खुद इसमें केस कर रखा है और ये कह रहे। दुबे साहब आप तो बच गए, वो तो आपकी सरकार थी। नहीं, जहां महाकुंभ लगता है वो भी वक्फ की जमीन हो जाती अभी। तो आपकी सरकार थी, जहां महाकुंभ लग रहा था वो भी वक्फ की जमीन थी, पता आपको? वो तो देखिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी कह रहे हैं कि हमने दान कर दी, खैर वो सब छोड़ दीजिए। मैं अब आ रहा हूं। अब 2010 में कांग्रेस की गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई थी वक्फ में जी। और जो ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, सांडा जी के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके एक बड़े करीबी और रिश्तेदार, और उनकी भी पार्टी बिहार में चलती है। 2 मई 2010 को लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था सदन में? उन्होंने कहा था कि वक्फ जमीनों को हड़पने का एक व्यवस्था है। वक्फ के लोग जमीनें हड़प रहे हैं। पटना में डाक बंगला चौराहे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर दुकानें, जमीनें हड़पी गई हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे, ये वही लोग हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से अनूप सांडा जी, एक रिएक्शन आपका। अनूप सांडा जी, देखिए उदाहरण तो उन्होंने सही दिया कि जब आजम खान साहब कुंभ करा सकते हैं तो फिर तो अगर कोई गैर मुस्लिम उसमें शामिल हो जाए तो गलत क्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात है,
आप जो बात उठा रहे हैं वक्फ की जमीन, तो कैसे छीन लेगी सरकार भाई? ये तो विवाद तो ज्यादातर मुस्लिमों का ही, और बहुत सारे मुस्लिम इस पर ऐतराज करते हैं कि हाँ हमारी जमीनें छीन ली गई वक्फ के अधीन। अब केस भी उदाहरण दे दिए उन्होंने बहुत सारे आपको। सिलसिलेवार बता दे। जहां तक आजम साहब उस कुंभ के प्रभारी थे, उससे जिसको किसी को ऐतराज है, तो मैं कहूंगा कि उसकी सोच निहायत छोटी, निहायत घटिया और पूरी तरीके से सांप्रदायिक है। आजम साहब वहां बैठ करके कोई फैसले नहीं दे रहे थे, वो खाली वहां की व्यवस्था के प्रभारी थे। आपने भी एक बात ऐड की कि वो जमीन भी जहां महाकुंभ लगा था वो भी वक्फ की कही जा रही थी। आप बताइए कि इसके पहले दर्जनों महाकुंभ, सैकड़ों महाकुंभ हो चुके हैं, क्या किसी ने कभी कोई ऐतराज किया क्या कुंभ में? वक्फ वालों की यहाँ कुंभ नहीं होना चाहिए? आप खुद ऐसी बातें कर देते हैं कि हमको आश्चर्य हो जाता है कि जेपी शर्मा जी जैसा विद्वान। अरे अनूप सांडा जी, ये बयान आया था, मैं जेपी शर्मा नहीं कह रहा, ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जो महाकुंभ लग रहा है, आप मुस्लिमों की एंट्री बैन कर रहे हैं, वो महाकुंभ की जमीन जहां लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप भूल गए शायद, मुझे लग रहा है आपके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि लेकिन वहां पे कुंभ नहीं लगना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो वक्फ की जमीन है। अब बताइए महाकुंभ कब से लगता आ रहा है, तो वो वक्फ की जमीन पर लगता आ रहा है। ये भी बात, तो अगर मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति, लेकिन अगर ये तो बड़ा देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। अनूप सांडा जी, यही तो बात है, जो मुस्लिमों की बात आती है ना वो आप अनसुना कर देते हैं। इस पे तो इतना बवाल हुआ था सर, इतना बवाल हुआ था। आप आनंद भाई को निर्बाध बोलने देते हैं, मैं बोलता हूँ आप सवाल कर लेते हैं। आप थोड़ा सा ना, अब उस पर आप मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं ना कि अब आप मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में जो क्लेरिफिकेशन हो। ठीक। अभी इन्होंने कहा कि साहब हमने तो बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सब कुछ किया, जेपीसी बनी। मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि एनडीए के सांसदों ने 14 सुझाव दिए थे, वो शामिल किए गए। विपक्षी सांसदों ने 44 सुझाव दिए थे, एक भी संशोधन, एक भी सुझाव आपको शामिल करने योग्य नहीं लगा क्या? इसकी क्या वजह थी? क्या विपक्ष के सारे जो माननीय सांसद जेपीसी में थे वो इतने अयोग्य और इतने गैर जानकार थे कि उनका कोई भी सुझाव शामिल किए जाने योग्य नहीं था? अब सीधा सवाल ये आता है कि जो ये कह रहे हैं कि मुकदमे, बिल्कुल पूरे देश में अगर आप दीवानी मुकदमों की स्थिति देख लीजिए तो ज्यादातर मुकदमे लोगों के अपने आपसी संप्रदाय से, अपनी जात से और अपने लोगों से ही चलते हैं। देश की सिविल व्यवस्था की एक सीधी तस्वीर है। मेरा कहना यह है कि एक सरकार जिसकी नियत पर ही संदेह, कि यही सरकार नोटबंदी करती है, कहती है हम देश को सुधार देंगे। आप पुराने उदाहरण सही दे रहे, लेकिन इसमें तो उदाहरण दीजिए ना कि ये लूप होल है। अब ये तो कह रहे हैं कि देखिए आपने खुद का ट्रिब्यूनल में जाके अब केस चल रहा है, उसके अलावा आप जा ही नहीं सकते अपील। अब इसमें तो हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने एक बिंदु कहा कि आप कहते हैं हर धर्म के आदमी को शामिल करने का अधिकार है और उसमें और भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिसके तहत विपक्ष को यह आशंका है कि आप उसमें अपने नॉमिनेटेड सदस्यों की या तादाद बढ़ा करके ये केन प्रकार उन जमीनों के साथ। ठीक है, अनूप सांडा जी मैं लौट रहा हूं। असरार अहमद साहब है, असरार अहमद साहब, पहले नाजिम साहब जुड़ गए। नाजिम साहब, आपका ऐतराज क्या है? क्योंकि आप देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टियां, इनको तो सियासत करनी है। समाजवादी पार्टी को आपका वोट चाहिए, उनको एक हिंदुत्व का एजेंडा धार देना है, तो ये तो होगा। लेकिन नाजिम साहब, सच्चाई क्या है वक्फ बोर्ड की? और फिर मैं असरार साहब से भी जानूंगा। नाजिम साहब। हाँ जेपी जी, देखिए जिस तरीके से अभी पहले मेरी बात अधूरी रह गई थी, आपने मुझे दोबारा मौका दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और देखिए हम लोगों की आपत्ति है कि वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से पैनी नजर सरकार के द्वारा रखी जा रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कौन में ऐसा मुस्लिम है जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन कीजिए। सबसे बड़ा भ्रम तो यही फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम खुद आ रहा है। असरार अहमद साहब बैठे हैं सर, ये भी तो मुस्लिम है ना, सुन लीजिए, इनको क्या मैंने टोपी पहन के थोड़े बिठाया है? हाँ सुन लीजिए सर, उनका अपना एक निजी बयान हो सकता है कि हम भारतीय मुस्लिम हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग अपने एक आंख से कुरान देखते हैं, एक आंख से संविधान, तो हम लोग उसी प्रवृत्ति वाले हैं। और रही बात है कि जिस तरीके से जेपीसी एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें विपक्ष को नहीं सुना गया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल है कि हमारे जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनको हनन करने की पूरी कोशिश करी गई है। विपक्ष के साथ अपने आप को मत जोड़िए ना, अपने जो बिंदु है वो बताइए ना, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों की, देखिए मेरा तो बिंदु ये है, क्योंकि मैं बात रख रहा हूं कि जी देखिए पहले आप एक ट्रिब्यूनल में केस चलता रहता था, उसके बाद सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, रेवेन्यू कोर्ट नहीं, वो रास्ता खुलेगा। भाई मुस्लिम महिलाएं आएंगी इसमें,
तो आपकी तो महिलाओं को तरक्की मिल रही है, वो वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगी। बताइए इसमें दिक्कत क्या आपको? ऑनलाइन चीजें हो जाएंगी, जो जिनका खाता ना बही वो वक्फ बोर्ड में होती थी, कम से कम खाता बही मिलेगा। तो इसमें गलत क्या है, वो गलत ठहराइए ना फिर नाजिम साहब आप। हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी बात खाते की आती है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी, मैं तो बार बार उसी को कहूंगा, जेपीसी की मीटिंग के आधार पे ही तो ये सब जो फैसला हो रहा है। अब कल जो वक्फ बोर्ड के संशोधन का लोकसभा के अंदर पारित होगा तो ये सारा जेपीसी का ही तो खेल है। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों को आपत्ति ये है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जहां पे भी उंगली रख देता है तो वो जमीन उसकी हो जाती है, इस तरीके का भ्रम है। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ वक्फ बोर्ड ने जिसकी जमीन पर कब्जा करा तो वो कोई सामने नहीं आया। लेकिन ये कह देता है कि हाँ देख लीजिए वहां 1500 साल पुराना एक मंदिर था, जगह थी, उस गांव का जिक्र कर रहे थे। इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड हमारे बाप दादा की अपनी मिल्कियत थी, हमारे बाप दादाओं ने। सर ले कौन रहा है नाजिम साहब, यही तो समझ में आ रहे हैं ना। तो आप जेपीसी कर रहे हैं, जो विपक्ष आपको समझा रहा वही समझ रहे हैं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है ना कि विपक्ष गुमराह कर रहा है लोगों को, वही। असरार अहमद साहब जरा आप थोड़ा सा तफसील से बताएंगे इस बारे में कि वाकई में वक्फ की स्थिति क्या है, और जो संशोधन की बात आ रही है, जो बिंदु अभी हमारे सामने आया। देखिए कई चीजें हो सकता है कि जब टेबल हो जाएगा बिल चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जमीनें छिन जाएंगी असरार अहमद साहब, जो नाजिम साहब को डर है? देखिए ये अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, वो प्रदेश को गुमराह करने की बात कर रहे थे। मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो न कोई छीन रहा है और न उसमें कुछ हो रहा है। आम गरीब जो मुसलमान है उसको फ़ायदा हो रहा है अगर संशोधन बिल पास होता है तो। कोई गाज़ियाबाद में रहता है मुसलमान और उसको ट्रिब्यूनल अगर आना पड़ता है तो काफ़ी खर्च और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको। अगर कोई बनारस या सोनभद्र में रहता है उसको लखनऊ ट्रिब्यूनल में ही आना होगा। लेकिन जब ये संशोधन बिल पास हो जाएगा तो वो अपने कोर्ट में जा सकता है, वहाँ अपील दाखिल कर सकता है। 13 या 1500 दरगाहें ऐसी हैं जहाँ खुद के विवाद चल रहे हैं। तो जो यहाँ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं वो केसेस जो हैं वो अपने ज़िलों में, कचहरियों में या दीवानी में या हाई कोर्ट तक वो जा सकते हैं। पहले क्या था कि ट्रिब्यूनल ही आना होगा आपको। जिस तरह से सरकार ने 8 सालों में भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया था, मैं मानता हूं इसी तरह वक्फ माफियाओं के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में अभियान चलाए और जो वक्फ माफिया हैं उनके ऊपर FIR भी करे और उनको जेल भेजने का काम करे सरकार, तब जाके ये वक्फ सही होगा। वरना वक्फ में जो विवादित चीज़ें हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। जब तक भू माफियाओं या वक्फ माफियाओं के खिलाफ अभियान पूरे प्रदेश में नहीं चलेगा तब तक वक्फ का मामला ठीक होने वाला नहीं है। सियासत नाजिम साहब एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, आप ये लिखकर रख लीजिएगा, वक्फ की ऐसी जमीनें निकलेंगी जिस पर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब ये चीजें हो जाएंगी वक्फ की ऐसी जमीनें निकलेंगी जिस पर हिंदुओं का भी कब्जा होगा, वो आपकी कब्जा मुक्ति होंगी। नाजिम साहब ऐसे भूमाफिया बैठे हैं, हो सकता है आपको ना पता हो, जब खुलेगा तो नजारा साफ हो जाएगा आपके सामने। हाँ जेपी जी देखिए, अब मैं एक शेर के साथ अब अपनी बात को रखना चाहता हूँ और आगे देखिए, चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। अब जिस तरीके से इसरार साहब बार बार कह रहे थे कि भू माफिया और ये, अब मैं इनको बताना चाहता हूँ भाई, हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन जो हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, इस मिल्कियत पे अगर कोई हक जताने की कोशिश करता तो हम लोगों को आपत्ति है। आप संशोधन की बात करते हैं, कैसे हो गए सर? अब मैंने तो ये पढ़ा वक्फ क्या होता है, धर्मार्थ और धर्म के लिए जो जमीन जानकारी नहीं है, संशोधन किया जा रहा है कि दीवानी में अदालतों में जा सकता है, आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर रहा है। आप क्यों महाराष्ट्र कर रहे हैं लोगों को, प्रदेश के लोगों को मत करिए। आप समाजवादी पार्टी की बोली मत बोलिए। अरे सुन लीजिए, मैं वो बोलता हूँ जो राहे हक पे चलने, कई दरगाहें ऐसी हैं जहां अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है उनकी जमीनों को। अरे सुन लीजिए, ये जो मुतवल्ली एक बार हो जाता है वो 10 रुपए में मकान बेच देता है। कहाँ है आप? बोर्ड की जमीन पे अपना आलिशान महल बना रखा, सिर्फ उस महल को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करा जा रहा है। और अब बार बार आप है इस बात की गुमराही कर, संशोधन हो रहा है कि अपने कोर्ट जा सकता है, यानी ट्रिब्यूनल को छोड़ के। इसके अलावा हो क्या रहा है? क्या महाराष्ट्र के उद्योगपति क्या कोर्ट नहीं गए, ये बता दीजिए। अगर नहीं गए तो बता दीजिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट की जगह वो तो हाई कोर्ट में भी। देखिए ये सियासत है, आप सियासत की तरफ क्यों जाते हैं? नहीं तो हमारी अपनी जमीनों पर अगर इस तरीके की बात होगी तो हम क्या, तो दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों, जमीनें तो कोई नहीं छीन रहा है ना।
संशोधन ही तो कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों का फायदा है, उसमें कॉलेज बनेंगे, उसमें मुसाफिर खाने बनेंगे, उसमें हॉस्पिटल बनेंगे, उससे हम मुसलमानों का फायदा नहीं है क्या? अरे आश्रम की जमीनों की भी तो जांच होनी चाहिए। आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितने हैं, उनको भी तो इसी दायरे में लेकर आइए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन को ये बिंदु उठाया ना नाजिम साहब। अब असली मुद्दे पर आइए ना। आश्रम जब से अब इधर उधर की बातें कर रहे थे, ये रखिए ना कि भाई जब हमारी हो रही है तो आप अभी वक्फ की बात कर लीजिए ना। दुबे साहब नाजिम साहब को संतुष्ट कर पाएंगे। और देखिए नाजिम साहब कह रहे हैं कि भैया ये आश्रम मठों की भी होनी चाहिए। एक शेर से जवाब देता हूं कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना, और खुदारा शुक्र की तलकीन अपने पास ही रखो, ये लगती है मेरे सीने पे बन के तीर मौलाना। ये ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए मुस्लिम समुदाय यही कह रहा है आज की डेट। अब मैं आता हूं, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वक्त में बदलाव किया जाना। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि 8.72 लाख पंजीकृत संपत्ति है वक्फ के पास। अगर हम बात करें तो करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा, जिससे कुल आमदनी जो है वो 12,000 करोड़ होनी चाहिए। अनुमानित आमदनी होती कितनी है? जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट 163 करोड़ थी। और अगर आप इधर आइएगा तो वो लगातार घट रही है, जमीन की संख्या बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो ये आमदनी जो घट रही है वो कौन माल खा रहा है, कौन पाइप लगा के उसको पी रहा है, इसी से घबराए हुए हैं। नाजिम साहब सुन लीजिए, सच्चर कमेटी मुस्लिमों के लिए बनी थी। और सुनिए, रहमान खान कमेटी ने भी वक्त में संशोधन की सिफारिश की, इसीलिए कांग्रेस भी लेकर आई थी। अब सब के सब इन्होंने कहा, तो मैं इनसे कहना चाहता हाजी नाजिम साहब जैसे लोग भी शामिल हैं, इनकी भी 2-4-10 संपत्तियां निकल जाएंगी जो वक्त की कब्जा करके ये बैठे हुए होंगे, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। तो पूरा भारत है सर, मैं भारतीय हूँ, भारत की संपत्ति हाजी नाजिम खान के, और इसी संपत्ति के अंदर भारत की सरजमी पे हाजी नाजिम खान दफन हो जाएगा। आप भारत के नहीं है, आप बार-बार आपको शक होगा, हमें नहीं शक है। अरे हम तो इसी बात को कहते हैं, सुन लीजिए। आपको शक होगा, इसलिए आप बार-बार आप ही के शेर पे एक और शेर कहना चाहता हूँ। जेपी जी देखो, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। ठीक है दुबे साहब एक शेर सुन लीजिए, फिर मैं जल्दी से अनूप सांडा जी की तरफ रुख करूंगा। आपके शेर पर वो शेर कह रहे हैं। हाँ देखिए, वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमी हमारे अंदर निकालने लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। तो भाई इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जाना और झूठा एक अनूप सांडा जी तो खुलकर विरोध रहेगा। अनूप सांडा जी कल लोकसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा शेर सुनाते हैं, एक शेर मैं भी उनके लिए अर्ज करना चाहता हूँ। आज तो लगता है मैंने शायरी की महफिल ही जमा दी है। चलिए शुरू हो जाइए अनूप सांडा जी। हमें तो आखिर ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। दुनिया में जिंदगी भर किसी का होके नहीं रहा है, बनेंगे हम बेवकूफ कब तक, रहोगे तुम होशियार कब तक। आपने छुपे हुए सांप्रदायिक एजेंडों को जिस तरीके से कानून की चाशनी लपेट करके जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक दिन ऐसा चलिए आपका विरोध है। असरार साहब आप पर तो कोई शेर नहीं है, नहीं मैं चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूँ जी। असरार साहब आप पर तो कोई शेर नहीं है ना, कि आपस में अभी जल्दी बोलिए। जैसे बीजेपी प्रवक्ता और नाजिम साहब में बहस हो रही थी और देश को लेके हो रही थी, तो ये शेर कहा गया कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है।